मैनचेस्टर यूनाइटेड एक बार फिर अपना चैंपियंस लीग का दूसरा मैच हार गई है। बट इस वीडियो में हम रियल मैड्रिड वर्सेस नापोली के मैच के बारे में भी बात करेंगे और थोड़ी थोड़ी बात करेंगे हम आर्सेनल वर्सेस लेंस के गेम और बायर्न म्यूनिख वर्सेस कोपेनहेगन के गेम के बारे में भी। तो यार अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैच की बात करें तो यहाँ हम इस वीडियो में कोई ऐसा रैंट नहीं करने वाले क्योंकि हो रखा है यार। तो यार इस वीडियो में हम ये बात नहीं करेंगे कि मैनचेस्टर यूनाइटेड कैसे हारी और कौन प्लेयर्स थे जिन्होंने बेकार परफॉर्म किया। ये हर बार का हमारा डिस्कशन होता है। इस बार हम बात करेंगे दो मेजर चीज़ के बारे में कि मैनचेस्टर यूनाइटेड जब लीड ले लेती है तो उसके बाद वो उसे डिफेंड क्यों नहीं कर पाती, या फिर जब एक गोल कंसीड कर लेती है तो कम बैक क्यों नहीं हो पाता। और जो दूसरी चीज़ हम बात करेंगे वो होगा एरिक टेन हैग को क्यों हमें बैक करना चाहिए खराब रिजल्ट्स के बाद भी। तो पहले थोड़े मैच की बात कर लेते हैं। तो यार देखो, मैच काफ़ी बेहतरीन स्टार्ट हुआ था, जैसे यूनाइटेड हमेशा स्टार्ट करती है। इनिशियल 20-25 मिनट्स आप बहुत अच्छा फुटबॉल खेलते हैं, ऐसा लगता है कि फील्ड पे आज तो मतलब यूनाइटेड जीती जाएगी। बट होता फिर मैच खत्म होते होते चीज़ें फिर बदल जाती हैं एंड ऑब्वियसली हमारी होप्स भी टूटने लगती हैं। बट यार इस गेम में मार्कस रैशफोर्ड, जो हम इतने देर से कंप्लेन कर रहे थे कि यार वो बॉल स्क्वायर नहीं करते, बॉल क्रॉसेस नहीं डालते हैं हॉलैंड के लिए या फिर बाकी प्लेयर्स जो बॉक्स के अंदर होते हैं, इस मैच में उन्होंने वो ट्राई किया और कुछ ज़्यादा ही ट्राई कर दिया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब जो उनका वो 1v1 चांस आया था विद द गोलकीपर, वहाँ पे बॉल स्क्वायर करने की जरूरत नहीं थी। एज एन अटैकर आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि कब आपको पास करना है एंड कब आपको गोल के लिए जाना है। और मार्कस रैशफोर्ड का यार मैंने पहले भी बोल रखा है कि यार कंफ्यूजन उनके माइंड में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पहले वो सिर्फ गोल के लिए जाते थे, पास नहीं करते थे, स्क्वायर नहीं करते थे बॉल। और इस गेम में उन्होंने काफ़ी स्क्वायर किया जो कि अच्छी चीज़ थी। और हम देख सकते हैं कि रास्मुस हॉलैंड हमेशा एक अच्छा रन बनाते हैं बॉक्स के अंदर, और इस बार भी रैशफोर्ड ने जो स्क्वायर की बॉल उसको हॉलैंड ने अच्छे से फिनिश किया और पहली गोल यूनाइटेड ने मार दिया। और जैसे ही मैनचेस्टर यूनाइटेड का पहला गोल आया यार, उसके बाद आप देखिए लूज हो जाती है काफ़ी मैनचेस्टर यूनाइटेड। आप देखिए जो गोल कंसीड भी किया उसमें डेलो कितना लेजी तरीके का वो टैकल था, उसमें आराम से आपको बॉल रिट्रीव कर लेनी चाहिए थी फ्रॉम द अटैकर, बट आप वही लूज तरीके से डिफेंड कर रहे हैं, आराम से मौका दे रहे हैं। तो ऐसे नहीं होता है और ये हर बार होता है जब भी मैनचेस्टर यूनाइटेड आपका लीड लेती है, उसके बाद ये होता है। आप देखिए स्टार्टिंग से प्रीमियर लीग में जितने भी गेम हुए हैं, आपके ब्राइटन में, बायर्न म्यूनिख के गेम, स्पर्स का गेम, क्रिस्टल पैलेस का जो अभी प्रीमियर लीग में मैच हुआ था, देन आर्सेनल में, आप जब कंसीड करते हैं गोल आप कमबैक तो कर नहीं पाते हैं एक्सेप्ट दैट नॉटिंघम फॉरेस्ट वाला मैच। उसके अलावा आपने किसी मैच में कमबैक किया ही नहीं है एज सच। हाँ, और जब आप लीड ले लेते हैं तो आप उस लीड को बचा नहीं पाते हैं, वो आप 5-6 मिनट में वापस गोल खा लेते हैं। इस मैच में फिर हम देखते हैं जब रास्मुस हॉलैंड ने फिर एक बेहतरीन रन मारा, जिसमें ऑब्वियसली गलातासराय के डिफेंडर की गलती थी, बट जिस पेस के साथ रास्मुस हॉलैंड भागे दैट वाज एस्टॉनिशिंग। मतलब किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हॉलैंड के पास इतनी पेस होगी। एंड फिर आप वही देखिए कि हॉलैंड जो 20 साल का है अभी, बस वो कितना कंपोजर दिखाया बॉक्स के अंदर, ही चिप्ड द बॉल वेरी स्वीटली और गोल होता है। वही मार्कस रैशफोर्ड को आप देखिए वो थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, हकला से जाते हैं। और वो जो 1v1 चांस आया था, उन्होंने ब्रूनो को स्क्वायर करने का मौका देखा, बट वो भी काफ़ी अच्छा स्क्वायर था नहीं देखा जाए तो। बट अगर मैं मैच की बात करूँ तो मार्कस रैशफोर्ड का एक डिसेंट गेम था जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, उन्होंने वो डिलीवर किया। बट यार मेसन माउंट इस मैच में काफ़ी अच्छा खेले, उनका जो जिस तरीके से वो पूरे ग्राउंड को कवर कर रहे थे, बॉल प्रोग्रेशन में आपके हेल्प कर रहे थे। फाइनल थर्ड में जाके 2 चांसेस उनके पास आए थे जो वो कन्वर्ट कर सकते थे। एक चांस जो कि साइड नेट की तरफ चले गया था और एक चांस में क्लियर शूट मारा था, बट हनीबल बीच में आ गए थे। तो ये सारी चीज़ देखिए आपको लगता है कि ये मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम अच्छी है, बट फिर वहीं आपके बात आता है कि यार जो आपका ओनाना गलती कर रहे हैं, आप मतलब ये सारी गलतियां आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। मतलब बॉल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप ओनाना को लाए थे, डेविड डेगेया को रिप्लेस किया था ओनाना से, बट जो कल उन्होंने किया और जिसकी वजह से पेनल्टी कंसीड हुई, कैसेमीरो को रेड कार्ड मिला, मतलब यार क्या कह सकते हैं इस बारे में कि ओनाना जैसा गोलकीपर जिसको इतने हाइप से लाया गया था वो ऐसी परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहा है। ऑब्वियसली आप बोल सकते हैं कॉन्फिडेंस थोड़ा लो है, बट यार आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया जाता है इस टीम में। वहीं आपका कैसेमीरो ने कल कितने अच्छी तरीके से अपना गेम दिखाया। वो अर्ली बॉल, जो पहला गोल आया था उसमें भी जो रैशफोर्ड को बॉल मिली थी, वो अर्ली बॉल रिलीज की थी आपके कैसेमीरो ने, और वो काफ़ी अच्छा था, एक विजन दिखा था। और ऐसे ही 2-3 बार और उन्होंने अर्ली बॉल रिलीज की थी मैच में। और कैसेमीरो जब अमराबाद खेलते हैं तो कैसेमीरो का गेम काफ़ी इंप्रूव हुआ है, हमने देखा है। बट अब वहीं देखिए कि जो अमराबाद है उनका जो पोटेंशियल है वो एक डिस्ट्रक्टिव प्लेयर, जैसे कैसेमीरो की प्रोफाइल है उस टाइप के प्लेयर है, बट लेफ्ट बैक पोजीशन पे वो उतना उभर के आ नहीं पा रहे हैं। ऑब्वियसली आपके प्लेयर्स इंजर्ड हैं तो आपको खिलाना पड़ेगा, और इंजरीज बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम दे रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड को इस सीज़न में। और इसी के साथ दूसरा पॉइंट जो मैंने बोला था कि क्यों हमें एरिक टेन हैग को सपोर्ट करना चाहिए और उन्हें बैक करना चाहिए, ऑब्वियसली अब आवाज़ें उठ रही हैं कि यार एरिक टेन हैग को सैक करो, वो तो कब से ही उठ रही है। बट आप समझिए कि एरिक टेन हैग
जो मैनचेस्टर यूनाइटेड में प्रॉब्लम हो रही है, जिस तरीके से मैनचेस्टर यूनाइटेड में सिचुएशन ऑफ द फील्ड होती है और जो उनकी मैनेजमेंट है, कौन सा मैनेजर ऐसे क्लब में आके अपने आप को जोड़ना चाहेगा? मुझे बताइए। अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड को इस सिचुएशन से कोई बाहर ला सकते तो वो एरिक टेन हैग ही है। आप देखिए कि मैं आपको एक सिचुएशन दिखाता हूँ। आप देखिए ये जो एरिक टेन हैग की पॉसिबल स्टार्टिंग 11 हो सकती है अगर सारे प्लेयर अवेलेबल हो तो। आप देखिए हॉलैंड आपके रहेंगे स्ट्राइकर, मार्कस रैशफोर्ड जैसा उन्होंने कल गेम दिखाया उस तरीके से वो लेफ्ट विंग पे आ सकते हैं। फिर उसके बाद आपके एंटनी ऑन द राइट विंग, ब्रूनो, मेसन माउंट, कैसेमीरो, ये आपके मिडफील्ड होंगे। एंड ऑब्वियसली अमराबाद को अब थोड़ा आपको देखना पड़ेगा कि कैसे वो फिट इन होंगे या फिर उनको ऑफ द बेंच लाना पड़ेगा, तो वो एक प्रॉब्लम रहेगी। बट दिस मिडफील्ड इज परफेक्ट फॉर राइट नाउ। फिर आप देखिए कि आपके लेफ्ट बैक पे ल्यूक शॉ है और आपका बैकअप रेगियन है जो कि काफ़ी अमेजिंग खेले। फिर आपके सेंटर बैक पेयरिंग मार्टिनेज एंड आपके वरान। फिर आपका राइट बैक पे वैन बिसाका या फिर डेलो और गोलकीपर आपके ओनाना। तो ये जो पॉसिबल लाइनअप है अगर ये पूरी तरीके से अवेलेबल हो और आपकी बेंच पे गर्नाचो, अमराबाद, हानिबल, पेलेस्ट्री, लिंडलॉफ, आपके रेगियन, डेलो, ये सब आपके बेंच पे अवेलेबल हो तो यार ये टीम फिर तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म और काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे सकती है। इस टीम के साथ अगर एरिक टेन हैग रिजल्ट नहीं डिलीवर कर पाते हैं तब उन पे क्वेश्चन डेफिनेटली उठना चाहिए। बाकी यार अगर हम बात करें मैनचेस्टर यूनाइटेड के ग्रुप की तो दे आर लास्ट इन द टेबल और यहाँ से अगर उनके जो नेक्स्ट दो मैच और यहाँ से जो उनके नेक्स्ट दो मैच है वो कोपेनहेगन के साथ हैं, होम एंड अवे। अगर वो दो मैच मैनचेस्टर यूनाइटेड नहीं जीतती है तो यार यूरोपा छोड़िए, शायद वो पूरे यूरोप से ही बाहर हो सकते हैं, क्योंकि कोपेनहेगन के साथ अगर आप हारे या ड्रॉ भी किए तो कोपेनहेगन विल बी एट द थर्ड पोजीशन फॉर श्योर। क्या पता सेकंड भी चले जाए बट थर्ड पोजीशन विल बी श्योर एंड यू विल बी आउट ऑफ द यूरोप। और कोपेनहेगन ने जैसा कल बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट खेला, उनको कंटेन करके रखा, उनके अगेंस्ट लीड भी ली, आप वो नहीं कर पाए थे। अब ऑलमोस्ट बुली होने से बच गए थे बायर्न म्यूनिख से। तो आपको अपना गेम इंप्रूव करना ही पड़ेगा अगर आपको राउंड ऑफ 16 में जाना है। और राउंड ऑफ 16 में ऐसी परफॉर्मेंस के साथ तो आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे, वहाँ इससे बेहतरीन टीम्स आएंगी। आप गलत आश्रय को नहीं हरा पाए हैं तो आगे राउंड ऑफ 16 और नॉकआउट स्टेजेस में अगर आप जाते हैं तो पता नहीं क्या होगा। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये सब रिजॉल्व हो तो मैनचेस्टर यूनाइटेड अच्छा कर सकती है इन प्रीमियर लीग एंड चैंपियंस लीग। मुझे इस बात पे विश्वास है एंड दैट्स वाई मैं बोल रहा हूँ एरिक टेन हैग को बैक करना चाहिए, क्योंकि वो बंदा अगर इस टीम में पॉजिटिविटी रखेगा, अपना से रखेगा तो मैनचेस्टर यूनाइटेड कैन डू वेल। अब नेक्स्ट गेम की बात करते हैं जो कि था नापोली वर्सेस रियल मैड्रिड। और ये मैच काफ़ी अच्छा था यार, मतलब हम लोग को पता ही था कि ये मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड एज पर आर एक्सपेक्टेशन ये हुआ भी। नापोली ने डिफिकल्टीज दी मैड्रिड को, बट आप ये नहीं कह सकते कि वो डिफिकल्टीज देने में पूरी तरीके से कामयाब हुए, क्योंकि आप देखिए जो रियल मैड्रिड का डिफेंस लास्ट मैच में उतरा था वो उनका प्रेफर्ड नहीं था। ऑब्वियसली मिलिटाओ तो आपके इंजर्ड हो चुके हैं, बट डेविड अलाबा भी नहीं थे वहाँ पे, फिर भी आपने उतना टेस्ट नहीं किया उनकी डिफेंस को जितना आपको करना चाहिए था। नापोली नैरो खेल रही थी एंड नापोली के ये नैरो खेलने की वजह से जो प्रॉब्लम हो रही थी वो हो रही थी मेनली आपके मिडफील्ड में। और यहीं हम बात करेंगे फिर बेलिंगम की, मतलब स्टार साइनिंग, मतलब इससे बेहतरीन साइनिंग रियल मैड्रिड शायद ही अगले साल भी कर पाए। अगर किलियन एम्बापे आए तो वो अलग बात है, बट जूड बेलिंगम की साइनिंग इज द परफेक्ट साइनिंग फॉर रियल मैड्रिड। अगर जूड बेलिंगम इस सीजन साइन नहीं होते फॉर रियल मैड्रिड, पैथेटिक सीजन हो सकता था रियल मैड्रिड के लिए। एंड एज अ फैन ऑफ रियल मैड्रिड मैं तो बहुत बहुत खुश हूँ कि जूड बेलिंगम जैसा प्लेयर आ गया हमारे क्लब में। मतलब इतने नैरो स्पेस में, इतने नैरो मिडफील्ड में भी आप इतनी बेहतरीन तरीके से ड्रिबल कर रहे हैं, आप बॉल रिट्रीव कर रहे हैं। और जो बेलिंगम ने गोल मारा जो कि रियल मैड्रिड का दूसरा गोल था, आप देखिए मतलब वो सोलो गोल था एक टाइप से। उन्होंने 2-3 प्लेयर्स को डॉच किया, उसके बाद बेहतरीन फिनिश। और मतलब 9 गेम हो गए हैं, 8 गोल्स, 3 असिस्ट एंड दिस इज फ्रॉम अ नंबर 10 मिडफील्डर। तो वो आपकी जो एक्सपेक्टेशन थी जूड बेलिंगम से वो उससे बहुत ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें विनीशियस जूनियर और बेलिंगम के केमिस्ट्री के बारे में, एब्सोल्युटली अमेजिंग। मतलब उन दोनों का जो अपना जो एक केमिस्ट्री दिख रही थी ऑन फील्ड, उसकी वजह से कल हम नापोली को एक तरीके से कंटेन कर पाए और वो कमबैक आ पाया। वहीं हम बात करें रॉड्रिगो की यार, तो जो रॉड्रिगो का एक जो बन रखा था कि सुपर सब आपका काफ़ी इमर्जिंग प्लेयर है, काफ़ी पोटेंशियल है रॉड्रिगो में, दिख नहीं रहा है यार वो। ऑनेस्टली इस सीजन अभी तक दिख नहीं रहा है। जो जेलू आपके ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एंड इस परफॉर्मेंस के बाद अगर आप जोजेलू को स्टार्ट नहीं देंगे, रॉड्रिगो को स्टार्ट देंगे तो थोड़ा अनफेयर होगा यार, बिकॉज जोजेलू, फिनिशियस एंड बेलिंगम, ये आपकी लाइन बहुत ही अच्छी है इस 4-4-2 डायमंड में, बहुत ही अच्छी। क्योंकि बेलिंगम वो नंबर 10 वाली पोजीशन पे ही इज किलिंग इट। जूड बेलिंगम की बात कर ही रहे हैं तो यार मिडफील्ड में एक और बंदा है रियल मैड्रिड के पास, वाल्वर्दे। मतलब उन्होंने जो कल गोल मारा उसको ऑन गोल क्यों दिया गया मुझे समझ नहीं आया। दैट वाज अ
प्योर क्लास यार, प्योर क्लास। बॉक्स के बाहर से ऐसी शूट वाल्वर्दे बहुत लेते हैं, बट जब वो कन्वर्ट होता है ना यार, इट लुक्स वेरी गुड, वेरी गुड। और यही सारी चीज़ें हैं जो आपको मैच में वापस लेके आती हैं। यहाँ से तो हमें पता चल गया कि रियल मैड्रिड अगर कोई गलती नहीं करती है तो वो ये ग्रुप टॉप कर रहे हैं, एंड नापोली विल बी फिनिशिंग एट सेकेंड। तो रियल मैड्रिड का तो अब थोड़ा चीज़ें सॉर्ट आउट लग रही हैं चैंपियंस लीग में, बट ऑब्वियसली जो कमियां हैं रियल मैड्रिड में वो आपको रिजॉल्व करनी पड़ेंगी। और वहीं हम नेक्स्ट मैच की बात करें जो आर्सेनल और लेंस के बीच में था, तो यार आर्सेनल के लिए एक बहुत बड़ा ब्लो हो गया कि अब देखिए तो लेंस के अगेंस्ट वो मैच हार गए। और जो दूसरा सबसे बड़ी ब्लो आया है वो है साका की इंजरी। अब क्यों साका की इंजरी इतना बड़ा ब्लो है, क्योंकि आपको नेक्स्ट मैच जो प्रीमियर लीग में खेलना है वो अगेंस्ट मैन सिटी के अगेंस्ट। और सीजन के स्टार्टिंग से ये बात चल रही थी कि आर्टेटा कैसे चैंपियंस लीग और प्रीमियर लीग के बीच में एक कैसे अपनी स्क्वाड को रोटेट करेंगे और प्रॉब्लम आएगी आर्टेटा को, ये सब बोल रहे थे और वो प्रॉब्लम अब दिख रही है हमें।